क्रिमिनल जितना भी शातिर हो, अगर पुलिस तत्पर हो जाए तो उसको पाताल से भी ढूंढ कर निकाल सकता है। ये कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। जो कहानी है कथित तौर पे एक लूटपाट और उसके साथ सजनी नाम की एक लड़की की हत्या कहानी। जो कहानी है 14 फरवरी 2003 की। इस कहानी में कथित तौर पे ये जाना गया था कि घर में लूटपाट के दौरान सजनी नाम की एक लड़की को हत्या कर दिया गया था और इस हत्याकांड के ठीक बाद से ही उसका हस्बैंड भी लापता था। ये कहानी उस वक्त इतना खलबली मचा चुकी थी कि उस समय में गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो भी इस चीज़ पे इंटरेस्ट ले रहे थे और उन्होंने पुलिस को ये बताया था कि इस केस को ठीक से जांच करने के लिए। और पुलिस ने भी इस घटना को बहुत तत्परता के साथ लिया और इस घटना में अच्छा खासा तदंत किया और बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स यानी कि लाखों कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद उन्होंने जब खूनी को पकड़ा तो खूनी भी चौंक गया और उसने भी पुलिस से ये पूछा कि उन्होंने कैसे उसको पकड़ा। तो यही कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो क्राइम गॉसिप्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए सच्चे क्राइम स्टोरीज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहानी शुरू होता है 14 फरवरी 2003 को, जब सुबह सुबह अहमदाबाद के रहने वाले ओके कृष्णन के फ़ोन में एक फ़ोन आता है और वो जब इस फ़ोन को उठाते हैं तो फ़ोन के दूसरी तरफ से उनका जो दामाद था तरुण कुमार जिनराज, वो उनको बताते हैं कि उनके घर में लूटपाट हो गया है और इस लूटपाट के दौरान उनकी जो बेटी थी सजनी, उसको मार दिया गया है। रोते रोते उनका दामाद ये सब कुछ बता रहा था। तो ये सब कुछ सुनकर ओके कृष्णन अपने बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ उसके घर में पहुंचता है और उस घर में जाकर वो देखते हैं कि घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं और बीच में उनकी जो लड़की थी उसके गले में कोई फंदा देकर उसको मार डाला है और उनका जो दामाद था वो उसके पास में बैठकर रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। सजनी के बॉडी को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया और इसी के साथ उसकी जो हॉस्पिटल में वहीं पर ही मौत हो गई। और इस केस के बारे में अहमदाबाद पुलिस को भी पता चल गया और पुलिस वहां पे पहुंची। पुलिस वहां पे पहुंचकर पहली नज़र इस घटना को एक लूटपाट और कत्ल की घटना समझ रही थी। पूछताछ के दौरान तरुण इतना रो रहा था कि तरुण से उन्होंने ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ पर तरुण दहाड़े मारकर रो रहा था, लेकिन पुलिस का जो खोजी कुत्ता था वो बार बार तरुण के ऊपर भौंक रहा था। इस चीज़ को देखकर जो लोग वहाँ पे पहुँचे थे उनको तरुण के ऊपर एक शक आता है, लेकिन तरुण इतना रो रहा था कि सबने सोचा कि शायद कोई गलती हो रही है या फिर कोई गलत फहमी हो रही है। लेकिन जब सजनी को आखिरी बार तरुण हॉस्पिटल में देखने गया तब भी जो खोजी कुत्ता था वो तरुण के ऊपर भौंक रहा था, लेकिन तरुण इतना रो रहा था दहाड़े मारकर कि उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और लोगों ने अपने मन से जो ये शक था वो दूर कर दिया। लेकिन ये घटना का जो असली टर्न है वो लेता है 15 फरवरी 2003 को, मतलब 14 फरवरी को जब सजनी का मौत होता है और तरुण को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। ठीक उसके बाद ही मतलब 15 तारीख को तरुण का कोई पता नहीं मिलता और तरुण निखोज हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए सब लोगों का संदेह जो था वो अब तरुण के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो खोजी कुत्ता था वो भी तरुण के ऊपर भौंक रहा था और पुलिस भी तरुण को खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तरुण लापता था। तो इसी बीच सजनी को जो पिता थे वो भी तरुण के ऊपर शक करते हैं और उसके ऊपर ही अपने लड़की का हत्या का अंजाम लगाते हैं, बस जाकर एक FIR करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर पुलिस अब तरुण को ढूंढ रहा था। इस घटना के बाद पुलिस ने सजनी के पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं मिलता और FIR होने के बावजूद पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम रहती है और उसका जो कातिल था, सजनी का जो कातिल था, उनको भी ढूंढने में पुलिस नाकाम रहता है। 2003 से बदलकर अब साल आ चुका था 2004। इस साल सजनी के जो ससुराल वाले थे उनका लाई डिटेक्टर से उनका जांच किया गया, लेकिन इससे भी कुछ खास पुलिस के हाथ नहीं लगा। तो ये सजनी हत्याकांड 2003 में हुई थी, लेकिन अब साल बदल के आ जाता है 2006। पुलिस सजनी हत्याकांड में किसी को ढूंढने में नाकाम रहती है। इसके साथ साथ सजनी के पति को भी वो ढूंढ नहीं पाते। तो सजनी के जो पिता थे वो अब इंसाफ के लिए नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहली कुछ टाइम पर वो नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाते, लेकिन आखिरकार वो नरेंद्र मोदी से मिलने को सफल होते हैं और नरेंद्र मोदी को ये सारे कहानियाँ बताते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के जो आला पुलिस ऑफिसर थे उनको इस केस में नियुक्त करते हैं और इस केस में AK शर्मा इनको जॉइंट कमिश्नर इनको इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सालों तक कोई कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगती। साल बदलते रहते हैं, इसी के साथ साथ जो जांच अधिकर्ता थे वो भी बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो सजनी हत्याकांड है इसका कोई दिशा नहीं मिलता। अब 6 साल और बीत चुके थे और अब साल था 2012।
अब इस केस में डीसीपी दीपन भद्रा इस केस का जो दायित्व है वो लेते हैं और वो इस केस के दायित्व लेने के साथ साथ तरुण के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का जो हिस्ट्री था वो खंगालने लगते हैं। तरुण के आसपास और तरुण के संबंधित जितने व्यक्ति थे उन सभी का फोन को ट्रैक किया जाने लगा और उनका जो कॉल हिस्ट्रीज है उनको भी निकलवाया गया। इसी बीच पुलिस ने तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा कॉलों को ट्रेस किया, लेकिन इतने सारे कॉलों को ट्रेस करने के बावजूद तरुण नाम का किसी का कॉल वहाँ पे नहीं आया। तो पुलिस पहली बार तो नाकाम हो गई, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। तरुण का जो माँ था उनका नाम था अनम्मा और उसका एक भाई था। पुलिस अब पूरी तरह से अनम्मा के ऊपर फोकस करने लगता है और पुलिस अनम्मा के फ़ोन को ट्रेस करता है, लेकिन वहाँ पे भी तरुण के नाम का कोई अता पता नहीं मिलता। तो पुलिस अपना जो भेष है वो बदल कर एक साधारण आदमी की तरह किसी तरह से अनम्मा के घर में ही पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगता है और पुलिस अब अनम्मा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अनम्मा से पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। तो पुलिस जो अनम्मा के पड़ोसी थे उन सबसे भी अच्छे रिश्ते बनाने लगते हैं और उन पड़ोसी से ये पता चलता है कि अनम्मा का एक बेटा तो अहमदाबाद में ही रहता है, लेकिन उनका दूसरा बेटा साउथ इंडिया में रहता है और बीच बीच में अनम्मा एक बार केरल और एक बार बेंगलोर गई थी। तो पुलिस को अब इस चीज़ पे संदेह होने लगा और पुलिस अपना पूरा जांच अनम्मा के ऊपर चलाती है। जो मोबाइल नंबर को वो सर्वेलेंस में डाला जाता है। पुलिस तरुण के माँ के जितने भी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे उसको खंगाल रही थी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन खंगालते हुए पुलिस को एक ऐसा ट्रेस मिलता है जिससे ये केस पलट जाता है। उनको एक अनजान नंबर से तरुण के माँ के फ़ोन में एक कॉल आता है और पुलिस जब इस कॉल के डिटेल्स निकलवाता है तब पता चलता है कि ये निशा परवीन के नाम पर है जो बेंगलोर के रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे लैंडलाइन से तरुण के माँ के फ़ोन में कॉल आता है और इस लैंडलाइन का जब डिटेल्स निकलवा जाता है तब पता चलता है ये जो लैंडलाइन है ये बेंगलोर में रहने वाली पराकल इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी का है। तो पुलिस को अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सूत्र मिल चुका था और पुलिस ने अपने जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक बड़ा टीम वहाँ पे भेज देता है उस कंपनी में तकरीबन 35,000 कर्मचारी काम करते थे, जिनमें एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। तो पुलिस ने जब इस तरह से कुछ नहीं हासिल कर पाया तो पुलिस ने अपना दूसरा रास्ता आजमाया और पुलिस ने कुछ आम आदमियों को तरुण के फ़ोटो को हाथ में देकर उस जो कंपनी का जो ऑफिस था उसके बाहर खड़ा कर दिया और उस कंपनी में आने जाने वाले सभी लोगों के ऊपर सर्च करने लगे। तो इसी बीच एक आदमी ने दावा किया कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो तरुण के जैसा दिखता है। तब पुलिस जाकर जब वो फ़ोटो कंपनी के हेड को दिखाता है तो वो बताते हैं कि ये फ़ोटो तो तरुण नाम का कोई आदमी का नहीं बल्कि उस कंपनी की एग्जीक्यूटिव मैनेजर परवीन भटेले के है। तो पुलिस को अब ये चीज़ समझ आता है कि तरुण यहाँ पे अपना जो पहचान है वो बदल कर रह रहा है और पुलिस तरुण को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस को ये डर भी सता रहा था कि अगर वो जल्दबाजी करते हैं तो तरुण फिर से यहाँ से भाग जाएगा। तो वो फिर एक सिविल ड्रेस में एक पुलिस को उस कंपनी में भेजता है और उस दिन तरुण का नाइट ड्यूटी था। उस रात जब तरुण का नाइट शिफ्ट था तब अनिल चौधरी जो उस तदंतरीन इंस्पेक्टर थे वो सीधा तरुण के केबिन में पहुँचते हैं और तरुण की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ये बोलते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। और तरुण पहले अपना हाथ तो बढ़ा देता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि पिछले जो 12 सालों से वो जो फेक परिचय मतलब प्रवीण भटेले के परिचय से जी रहा था वो असल में सामने आ चुका है और वो ये सब कुछ समझ जाता है कि कैसे वो अपने ही ट्रैप में फंस चुका है। तब इंस्पेक्टर अनिल चौधरी प्रवीण से बोलते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और वो ये बोलते ही सिग्नल के जरिए नीचे खड़े हुए सारे पुलिस अफसर को इस बारे में बता देते हैं और वो सब अब ऊपर आ जाते हैं। तरुण देखता है कि उसके पास अब विरोध करने लायक कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ ज्यादा विरोध नहीं करता। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी के साथ चला जाता है, लेकिन तरुण पुलिस से सिर्फ एक क्वेश्चन करता है कि सर आपने मुझे पकड़ा कैसे। इस घटना के बाद 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को अदालत में पेश किया जाता है और इसके बाद तरुण को पुलिस ही पूछताछ में जब उससे पूछा जाता है तब तरुण बोलता है कि असल में उस दिन घर में कोई लूटपाट नहीं हुआ था और उसने ही सजनी का कत्ल किया था। असल में तरुण का एक लव अफेयर था दूसरे एक लड़की के साथ, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसको सजनी के साथ शादी कर दिया गया। लेकिन तरुण ने अपने गर्लफ्रेंड जिसके साथ उसका अफेयर था उसको ये वादा किया था कि इस वैलेंटाइन डे में वो उसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देगा और इसी तरह से उसने अपने जो वाइफ था सजनी का उसका गला घोंट के मार दिया और सारे सामान यहाँ वहाँ बिखर के चोरी होने का नाटक करने लगा। और फिर जब खोजी कुत्ता उसके ऊपर शक करने लगा तब तरुण वहाँ से मौका देखकर भाग गया। अपनी पत्नी सजनी को हत्या करने के बाद तरुण अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी को हत्या कर दिया है, अब मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन उसका गर्लफ्रेंड उसको वहाँ से धक्का देकर निकाल देता है और ये बोलता है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकता।
तो तरुण वहाँ से भाग जाता है और वो अपने एक पुराने दोस्त जो कॉलेज टाइम पे उसका जूनियर हुआ करता था, वहीं प्रवीण भटेले, उसके घर पहुंचता है और उसको बोलता है कि उसका जो बिज़नेस था उसमें बहुत लॉस हो चुका है और वो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे भाग आया है। तो प्रवीण अपने जो कोचिंग था वहाँ पे तरुण को पढ़ाने को बोलता है और तरुण इसी तरह से प्रवीण के बहुत नज़दीक आ जाता है और तरुण के साथ रहते रहते तरुण प्रवीण का जो कंप्यूटर था उसका भी एक्सेस पा लेता है और उसी एक्सेस के बदौलत वो तरुण के डॉक्यूमेंट स्कैन करके वहाँ पे अपने फ़ोटो छपाकर एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स का, उसका कॉलेज का सर्टिफिकेट, उसका डेट ऑफ सर्टिफिकेट। इस चीज़ को लेकर वो अपने नाम को बदल कर प्रवीण भटेले कर देता है और फोटो की जगह अपना फ़ोटो चिपका कर प्रवीण भटेले के परिचय से वो वहाँ से चला जाता है। और इसी तरह से उसने 2012 में बेंगलोर में आकर ओरिकल इंडिया की कंपनी में जॉब हासिल किया, जहाँ पे उसको सालाना 22 लाख का पैकेज भी मिलता था। इसी तरह से वो अपना एक लग्जरी लाइफ जी रहा था और इसी बीच कंपनी की तरफ से वही प्रवीण भटेले के फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ उसने फेक पासपोर्ट बनाकर 3 बार कंपनी की तरफ से अमेरिका भी गया था। और इसी बीच 2012 में उसका निशा नाम की एक लड़की से मुलाकात होता है जिसके साथ वो शादी करता है और वो दोनों अब बेंगलोर में एक बहुत आलीशान फ्लैट में रहने लगते हैं और उनके 2 बच्चे भी थे। पुलिस तरुण को गिरफ्तार कर लेती है और तरुण अभी भी जेल में है। वो इस जेल में रहते रहते बहुत बार बेल की अपील कर चुका है, लेकिन किसी भी कोर्ट ने उसको बेल मंजूर नहीं किया। कि वाइफ निशा से जब पूछताछ किया गया तब उन्होंने बताया कि जब तरुण के पिता माता वहाँ पे आते थे तो तरुण को बोलता था कि ये उनके चाचा चाची है और वो कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ प्रवीण भटेले को पहचानता था। इसी तरह तरुण आज भी जेल में है और इस केस की जो जांच है उसको लेकर जो अहमदाबाद पुलिस है उसकी बहुत तारीफ सारा देश में किया गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।